राम मंदिर पर प्रोपेगेंडा यूपी में भले चल रहा हो, गोदी मीडिया कुछ भी छाप रहा हो, सरकार और जो है राज्य सरकार जो भी बातें कर रही हो, लेकिन उसका असर बिहार में काफी देखने को मिल रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर कह दिया है कि मंदिर का रास्ता दरअसल मानसिक गुलामी का रास्ता है। जो बीजेपी अति पिछड़ा बिहार में दलित पिछड़ों पर फोकस कर रही है और 2024 के चुनाव में जो है एक तरीके से इन जो वोट समुदाय हैं, इन जो वोटर हैं, इनका वोट लेने की कोशिश कर रही है, उन्हें अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। मुझे याद आता है मीरा मांझी जब नरेंद्र मोदी बनारस गए थे, अयोध्या गए थे, सॉरी अयोध्या गए थे, तो मीरा मांझी के यहाँ भी गए थे जब वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए थे और वहां जाकर के उन्होंने चाय पी थी। तो मीरा मांझी किस समुदाय से हैं? जो है मछुआरा समुदाय है और जो है निषाद समाज यूपी में, पूर्वांचल में, और वहां उन्होंने चाय पी थी। तो राम मंदिर के साथ दलित पिछड़ों की जरूरत है और ऐसे में जब चंद्रशेखर ये कहते हैं कि मंदिर का रास्ता दरअसल मानसिक गुलामी का रास्ता है, तो उन्हें जो है एक तरीके से बैकफुट पर जाना पड़ता है। उनकी पार्टी के लोग उनके साथ नहीं आते हैं क्योंकि आरजेडी परिवार भी जो है मंदिरों के दर्शन के लिए जाता है। तेज प्रताप यादव ने जब ये कहा कि धर्म पर बोलने से पहले सोचना चाहिए, तो जाहिर है कि एक तरीके से जो है आपको हिदायत थी कि आप सोच समझकर बोलिए। और राजनीति में सबको साथ लेकर चलना होता है, ये हर पार्टी की मजबूरी है। लेकिन जब शिक्षा मंत्री ये बात कहते हैं तो उनकी आलोचना क्यों होती है? क्या धर्म सबसे ऊपर है? क्या उसकी आलोचना नहीं हो सकती? या जो सही है उसको सही कहना जो है अब अपराध हो गया? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इसका क्या असर होगा? बिहार की राजनीति के दो जानकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर संतोष सारंग और बैजू कुमार जी। बैजू कुमार जी शिक्षक भी हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, रंगकर्मी भी हैं और एक तरीके से उन्होंने जो है ये कहते हैं कि जो बनी बनी परंपराएं हैं अपने जीवन में भी, उससे भी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो आज की बातचीत इसी पर है कि क्या मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है, और जो चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने जो कहा है क्या वो सही है? संतोष सर और बैजू सर, आपका स्वागत है। और पहला सवाल जी संतोष सर धन्यवाद। आपसे ही, शिक्षा मंत्री के बयान को कैसे देखा जाए? सियासत तो इसको जो है अपने फेवर में नहीं मान रही है जब तेज प्रताप यादव ये कह देते हैं कि धर्म पर बोलने से पहले सोचना चाहिए, तो फिर उसी पार्टी में रह के अगर आप बोलेंगे तो इसको कैसे लिया जाएगा? इसका असर क्या होगा? देखिए, शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, प्रोफेसर हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो अपनी बातें नहीं कही हैं। जो भी कोट किया है वो किसी अपने पूर्वज, अपने नायक को कोट किया है। सावित्री बाई फूले का कोटेशन है ये। सावित्री बाई फूले इस देश में आधुनिक भारत की पहली शिक्षिका है। उसके पहले और उन्होंने शूद्र अतिशूद्रों को और महिलाओं को मुक्ति का मार्ग, उनके लिए मुक्ति का मार्ग खोला। सावित्रीबाई फूले ने कहा था कि मंदिर मानसिक गुलामी का रास्ता है और स्कूल प्रकाश का मार्ग है। मंदिर की घंटी अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड को बढ़ाता है और स्कूल की जो घंटी है वह तर्क, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देता है। अब आपको चुनना है कि इसमें से आपको क्या चुनना है। ये सावित्रीबाई फूले ने कहा था। उस कोटेशन को चंद्रशेखर ने कोट किया है। शिक्षा मंत्री का यह बयान उनका अपना निजी बयान नहीं है, उन्होंने कहीं से रेफरेंस लिया है और तब बोला है, और वो तार्किक बातें हैं और वैज्ञानिक बातें हैं। अब स्वाभाविक है कि जो पॉलिटिकल लीडर बोला है तो जो मीडिया आप जान रहे हैं कि जो आज गोदी मीडिया है, उसको हर इस तरह की हर चीज जो मंदिर, मस्जिद, कर्मकांड, पाखंड के खिलाफ जो कुछ वैज्ञानिक और तार्किक बातें रखते हैं, जो भी कोई, उसको सनातन का अपमान और हिंदू आस्था की बात कह करके उसको डाइवर्ट करते हैं, मोड़ते हैं, और उसके बाद पील पड़ते हैं जो भाजपा या संघ के लोग हैं या जो राइट विंगर्स हैं, वे कूद पड़ते हैं। तो ये तो वैचारिक बात थी। चंद्रशेखर ने इसके पहले भी रामचरितमानस में जो कुछ श्लोक है, जो दोहा है, जो चौपाई है, उसको कोट किया था। उन्होंने कभी अपनी अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा।
अगर सावित्रीबाई फूले ने गलत कहा है तो उन पर केस मुकदमा करो। अगर रामचरितमानस में जो कुछ लिखा है उसको अगर संदर्भ देकर बोल रहे हैं तो आप तर्कपूर्ण जवाब दे सकते हैं, लेकिन सीधे कहना कि ये हिंदू ये सनातन का अपमान है, तो ये सब एक लॉबी है, एक पूरा प्रोपेगेंडा है जो नहीं चाहता, मतलब ये पूरा एक खेमा ही है जो नहीं चाहता है कि समाज में कोई तार्किक बात करे, कोई वैज्ञानिक बात करे। और अब ये छोड़िए ना, फूले साहब, सावित्रीबाई फूले का ये बयान था, आप पेरियार साहब की सच्ची रामायण उठाकर देख लीजिए, अंबेडकर साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसको पढ़ लीजिए, कर्पूरी ठाकुर को क्या क्या नहीं इन लोगों ने गालियां दी। तो इन लोगों की आस्था और इन लोगों का जो सनातन का अपमान है ना, वो एक ब्राह्मणवाद के इर्द गिर्द घूमता है, मनुस्मृति के इर्द गिर्द घूमता है। अब जहां तक राजनीतिक लाभ हानि का मसला है, तो देखिए सीधा सीधा है, एक जो राजनीति का एक खेमा है वो मंदिर मस्जिद में देश को उलझाना चाहता है। वो आपका ये हिंदू मुसलमान के विमर्श में ले जाना चाहता है। आप उस विमर्श में जाकर के भी क्या इन लोगों को कोई फायदा होना है? नहीं होना है। जो बहुजनों की पार्टियां हैं, जो उसको लीड करने वाले लोग हैं, आप लालू प्रसाद यादव का पूरा संघर्ष देखिए, पूरा जो राजनीतिक लड़ाई है उसको देखिए। उन्होंने तो कई ऐसे स्लोगन्स, नारे दिए जो सवर्ण समाज के बिल्कुल खिलाफ था या मनुवादियों और पाखंडियों के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने दमदार तरीके से अपने निचले समाज के लोगों को बताया, ये ताड़ी बेचने वालों, ये मछली मारने वालों, और सब ऐसे द्वेलित किया, उनको जगाया कि नहीं, अधिकार, आपके अधिकार को कौन छीन रहा है। आज जिस तरीके से पूरी ताकत सरकार की, भाजपा जो मोदी की सरकार है, वो पूरी ताकत लगातार महीने 2 महीने से ये चल रहा है, पूरी मशीनरी लगा दी है। और ये कोई मुद्दा है? ठीक है कि एक मंदिर बना, एक लंबी लड़ाई के बाद मंदिर बना, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, ट्रस्ट बना है, उसमें यजमान बन के प्रधानमंत्री जाते भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको पूरा मेगा इवेंट बनाकर, पॉलिटिकल इवेंट बनाकर राम का इस्तेमाल वोट के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। सनातन का अपमान तो ये है। हिंदू की आस्था, क्या राम सिर्फ भाजपा के राम है? ये पूरी हिंदुओं की आस्था का सवाल है, ये सिर्फ भाजपा और आरएसएस का मसला नहीं है, या जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं। अगर राम तो कबीर के भी राम रहे हैं, जिन्होंने कहा कि घट घट में और कण कण में राम है। तो राम का दरअसल ये बाजारीकरण कर रहे हैं, प्रचारित करके वोट जुटाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। और अगर सही में देखा जाए तो राम के साथ अन्याय भाजपा कर रही है, और जो पूरा उधर राइट विंगर्स है, वे राम का के नाम को लेकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से चंद्रशेखर के पहले जो चंद्रशेखर ने जो बयान दिया, डेहरी में कार्यक्रम था, फूले की जयंती को लेकर के ही था, जिसमें फतेह बहादुर सिंह जो राजद के ही विधायक हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी बयान दिया था, यही बयान दिया था, जिसके बाद बवाल मचा। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई तार्किक बात करे, कोई वैज्ञानिक बात करे। राजद को इससे मुझे लगता है कि कोई नुकसान नहीं होने वाला है। राजद के मंच से भी जो कुछ वहां लोग थे, जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने संबोधित किया या फतेह बहादुर सिंह ने कहा, लोगों को समझ में आ रही है। अब हर बिरादरी में, हर जाति में कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वासी, कर्मकांडी, पाखंडी हैं, वो अलग मसला है, लेकिन जब राजनीति थोड़ा अलग मसला है। जी ठीक है, अगला सवाल जो है बैजू सर से कर लेते हैं। सर हमें ये बताइए कि जब जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि मंदिर का रास्ता जो है मानसिक गुलामी का रास्ता है, तो ऐसा क्यों होता है कि जो है नेता जो है उसका विरोध करने लगते हैं? ग्राउंड पर विरोध होता है कि नहीं होता है ये हमको नहीं पता, लेकिन नेताओं के बयान तुरंत आते हैं। क्या बीजेपी सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है कि राम उसके एजेंडे हैं, मंदिर उसका एजेंडा है, वोट उसी पर चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखा जाए तो अभी देश में, हेलो, देखा जाए तो अभी पूरे देश में धर्म का बाजार सजाया जा रहा है।
धर्म की दुकानें खोली जा रही हैं और इस धर्म की दुकान खोलने के का जो दौर है, उसमें कोई वैज्ञानिक सवाल करता है, कोई व्यवहारिक बात करता है, तो धर्म के दुकानदारों को, धर्म के ठेकेदारों को इसमें एक अवरोध पैदा होता है। इसलिए वो बौखलाहट में इस तरह की बयानों की आलोचना करते हैं या अपने लोगों से कराते हैं। यही हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने कोई गलत नहीं कहा है। अभी संतोष जी ने भी ठीक ही बताया है कि शिक्षा मंत्री कोई अपना बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो सावित्रीबाई फुले और अंबेडकर पेरियार साहब को ही कोट कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर वह बयान गलत है तो निश्चित तौर पर पेरियार साहब, अंबेडकर साहब और सावित्रीबाई फुले जी पर केस मुकदमा होना चाहिए था, ना कि शिक्षा मंत्री का विरोध होना चाहिए था। और अभी हालात वही है कि किसी भी पक्ष या विपक्ष, किसी भी राजनीतिक दल में इतना साहस नहीं है कि वह सही बात कर सके। धर्म के बाजार के खिलाफ, धर्म के पाखंड के खिलाफ, धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ वो स्टैंड लेने में कतरा रही है, क्योंकि धार्मिक उन्माद फैलाने में और अंधविश्वास फैलाने में भाजपा जो है, सत्ता पक्ष जो केंद्र सरकार है, वह बहुत आगे निकल चुकी है और लोगों के मूल सवालों से काट करके उनके व्यवहार, उनके भावनात्मक मुद्दे उनके लिए उछाल करके उनको गुमराह कर, या बात जो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत समझ, लेकिन राजनीति करने वाले वोट की खातिर वो सब कुछ समझते हुए चुपचाप हैं, विरोध करने से कतराते हैं। यही है आज इस समय की स्थिति। एक सवाल ये भी है, संतोष सर आप ही जवाब दीजिएगा इसका, कि जो चंद्रशेखर हैं वो मुझे लगता है कि वो पता नहीं कहां से जो है आरजेडी की जो पार्टी है उसकी जो राजनीति है उसमें वो दिखाई देते हैं अपने बयानों के जरिए, अपने विचारों के जरिए। क्या जो है आरजेडी का स्ट्रक्चर क्या है? लालू यादव अभी अपने बेटे परिवार के साथ जो है वहां साउथ के एक मंदिर में गए थे, उसकी तस्वीरें आई थी, और एक तरफ चंद्रशेखर। तो लालू की राजनीति सामाजिक न्याय की राजनीति रही है, लेकिन उसमें धर्म भी रहा है। वो छठ का पर्व मनाते रहे, तमाम सारी चीजें करते रहे। और अब ये चंद्रशेखर, ये क्या बैलेंसिंग एक्ट है क्या, या फिर इसको समझाइए जरा हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए। देखिए, चंद्रशेखर जी के बयान के पहले, अभी 2-4 दिन पहले मधुबनी के झंझारपुर में तेजस्वी यादव ने भी एक तरीके से इन्हीं सब चीजों पर वार किया था, जो कर्मकांड, पाखंड और मंदिर का जो सब कुछ चल रहा है। केंद्र में राम मंदिर ही था उस विमर्श में, उस भाषण में, कि क्या रामचंद्र जी तो ये चाहते थे कि प्रजा उनकी खुश रहे, और खुशी तब मिलेगी जब नौकरियां दी जाएंगी। जब डॉक्टर जब बीमार पड़ोगे तो क्या हॉस्पिटल जाओगे या मंदिर जाओगे, बात वही है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि एक तरफ तिरुपति जाकर के और मंदिरों में जाके मत्था टेकना, अभी जो विरोधी जो लोग हैं, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर खूब लोग घेर रहे थे तेजस्वी यादव को कि आप जब लालू प्रसाद यादव जेल से छूटे तो हनुमान मंदिर क्यों गए। सवाल उठना जायज भी है, सवाल उठना जायज है कि जब आपका वचन और कर्म दोनों में अगर अंतर होगा तो स्वाभाविक है लोग घेरेंगे, सवाल पूछेंगे। कई बार हम लोगों को भी, जो सोशल जस्टिस वाले लोग हैं, उनको खटकता है कि जब आप पूरी तरह से तार्किक और वैज्ञानिक बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने समाज को कर्मकांड पाखंड से निकालने को लेकर के आप बोल रहे हैं या आपके नेता बोल रहे हैं, तो आपको कर्म में भी दिखना चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल सवाल है, थोड़ा दिखाना भी है कि हम थोड़ा धार्मिक भी है, लेकिन कर्मकांडी और पाखंडी नहीं है। और एक चीज और भी देखिए, थोड़ी आस्था रख लेना अलग इशू है। कोई संपूर्ण रूप से नास्तिक होता है, कुछ लोग थोड़े आस्तिक थोड़े नास्तिक होते हैं। सबको अपने हिसाब से जीने का या धर्म को मानने का, नहीं मानने का अधिकार है। तो लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो थोड़ा आस्तिक है, धर्म
कर्मकांड में भी लोग हैं। वो इसलिए भी है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है उसको ढोना है। दूसरा, एक पॉलिटिकल मजबूरी मुझे लगती है कि पब्लिक को ये भी दिखाना है कि नहीं हम तो मंदिर भी जाते हैं और छठ भी करते हैं, थोड़ी आस्था भी है, तो वोट का भी सवाल है। लेकिन जो समाज ने झेला है या जो लोहिया का जो असर है, जो बाकी जेपी का या बाकी जो पुरखे हैं उनका जो असर है, या जो समाज में झेला है इन लोगों ने, जातीय जो अपमान झेला है या जो कदम कदम पर झेलते हैं, तो अंदर से फूले पेरियार और अंबेडकर, जगदेव बाबू, इन सब, या कर्पूरी ठाकुर, जो उनकी विरासत है वो उन्हें प्रेरित करती है। उनके वचन, उनके बोल, उनके जो कार्यशैली रही है वो प्रेरित भी करती हैं। और दूसरी तरफ आस्था को भी लेके चलना है, राजनीतिक मजबूरी भी है। और तीसरी चीज की जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती चली आई है वो अचानक एक बार में आप नहीं बदल सकते हैं। वो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, हम ही लोग हैं कि पूरी तरह बदलने की कोशिश हमने की है, लेकिन पुरानी पीढ़ी अभी भी थोड़ी उससे मुक्त नहीं हो पाए, लेकिन हम लोग की अगली पीढ़ी उन सब चीजों से मुक्त है। तो ये एक प्रोसेस है, अचानक आप चीजों को बदल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन कर्म में 100% नहीं उतार पाते हैं, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन कम से कम मंदिर जा रहे हैं, पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये अगर बोल रहे हैं तो लोगों को जगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और ये कम से कम बाकी जो ओबीसी के नेता हैं या एससी के नेता हैं या एसटी के नेता हैं उनसे तो अच्छा है। ठीक है कि साउथ की राजनीति अलग रही है, साउथ में धर्म को लेकर के अलग नजरिया रहा है। स्टालिन जो तमिलनाडु की धरती है वो पेरियार की धरती है, वहां से निकले हुए स्टालिन और उनके परिवार है। तो पूरी तरह खारिज आप नहीं कर सकते हैं कि मंदिर बिल्कुल नहीं जाए, वो जा रहे हैं, लेकिन ना जाएं और पूरी तरह कर्म में भी उतारे तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी हालात हैं पॉलिटिकल, जो एक तरफ राम मंदिर, राम को एक लगता है कि सभी भगवान से सबसे ऊपर है और पूरे देश की समस्या खत्म, और राम आ रहे हैं, रामलला आ रहे हैं और फिर पूरा समाज, पूरा देश उन्हीं के आगमन और स्वागत में लगा है। तो एक तो चुनौती एक बड़ी है, जो धार्मिक ताकत है, मीडिया की ताकत है, जो राम को बहुत ऊंचा बना करके पेश कर रहा है। मशीनरी पूरी लगी हुई है, अब तो सरकारी पैसे खर्च किए जा रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। तो मुझे लगता है कि स्टैंड ठीक है, लोगों को जगाना, अपने समाज में ये बात ले जाना अच्छी बात है, लेकिन कर्म और वचन में थोड़ा अंतर है, ये कभी कभी खटकता है। इसे दूर करने की कोशिश तेजस्वी यादव की पीढ़ी या उसके आगे वाली पीढ़ी करेगी, ऐसी आशा मुझे है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या इससे राजनीतिक नुकसान नहीं हो जाएगा? जो मंदिर में विश्वास करने वाले लोग हैं वो शायद ही कह दें कि यार ये तो आरजेडी में रह के कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, जो है हम इनको जो है वोट क्यों दें, राम का अपमान करते रहते हैं, मंदिर पर सवाल उठाते रहते हैं। ये भी तो है संतोष जी। मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि जो मंदिर वाले लोग हैं ना वो अभी भाजपा के साथ ही है। ओबीसी, एससी, एसटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर वाले जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ है। ऐसे भी जो थोड़े बहुत इधर हैं, अब इसमें और भी आप जान लीजिए, जो दलित समाज का जो वोटर्स है, जो अम्बेडकराइट है, जो कई बार बीजेपी के साथ खड़े होते हुए दिखते हैं, लेकिन जब अम्बेडकर फूले की बात होती है और जब ये राजद की तरफ से किया जाता है तो वो समझिए कि मोबिलाइज इधर होगा, ना कि उधर होगा। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अम्बेडकराइट हैं, वो चाहते हैं कि फूले पेरियार, अम्बेडकर की बात करने वाले, कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाले लोग हों और उनके रास्ते पर चलने वाले लोग हों। तो मुझे लगता है कि उससे बहुत नुकसान होने वाला नहीं है, वो और मोबिलाइज ही होगा जो दलित पिछड़ा जो वोटर्स हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत नुकसान होने नहीं होगा। जी। सुशांत जी हमारे साथ अभी जुड़े थे, मैं उनका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। थोड़ा लेट हो आए हैं, लेकिन जो है अब चूंकि ज्वाइन कर लिए हैं तो अच्छी बात है, ये हम उनसे बातचीत करेंगे। वो शायद अभी अपना उनका कैमरा ऑफ है। खैर, हम बात करेंगे। बैजू सर, ये बताइए कि एक राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सक्रियता जो आपकी है, उसमें आप जो देखते हैं कि ये जो चंद्रशेखर बोलते हैं, क्या वो ग्राउंड तक पहुंचता है? क्या लोग उससे सहमत होते हैं? क्या उनकी बातों को जो है वो आगे ले जाते हैं? क्या बिहार का मिजाज ऐसा अभी भी है
कि वो जो बोल रहे हैं वो नीचे ग्राउंड तक कन्वे होता है मैसेज। बैजू सर। अनम्यूट करिए। जो प्रबुद्ध समाज है, जो प्रगतिशीलता में विश्वास रखता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखता है, वह उन लोगों को डॉक्टर चंद्रशेखर की बात भाती है। ये सच्चाई है और करनी भी चाहिए बात इस तरह की। और जब तक संघर्ष नहीं होगा, वैचारिक संघर्ष नहीं होगा, तो अगर चंद्रशेखर आज ये बात नहीं बोले होते तो एक तरफा राममय बात होती, राम का स्तुति गान ही होता। लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं, जो व्यवहारिक जीवन के मूल उसूलों से के बारे में जानते हैं, वो चंद्रशेखर जी के बयानों से प्रभावित है। और चूंकि राममय बात इसलिए प्रभावित ज्यादा हो रही है चूंकि मीडिया उनके साथ है, अखबार, टीवी, संचार के सारे माध्यम पर, और उसको फंडिंग भी हो रहा है बहुत, देश विदेश हर जगह से जो मनवादी लोग हैं दुकान चला रहे हैं, मनवाद के, ब्राह्मणवाद के दुकान चला रहे हैं और पूरे पैसे फेंक रहे हैं और उकसावा दे रहे हैं। अभी तो घर घर जो है चावल बांटे जा रहे हैं, अक्षत बांटे जा रहे हैं राम के नाम पर, उद्घाटन के नाम पर। ये सब प्रायोजित है। लेकिन उस वे को रोकने के लिए अगर कोई स्टैंड लेता है जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर, तो उस स्टैंड के साथ हम लोग को होना ही चाहिए। और प्रबुद्ध लोग हैं उनके स्टैंड के साथ, और चुनावी नुकसान और फायदे का परवाह किए बगैर आदमी को इस जो अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और चंद्रशेखर जी खड़े हैं तो हम लोग भी उनके साथ खड़े और उनके विचार का, इन क्रांतिकारी कदम का हम लोग सलाम करते हैं। और इस तरह से समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, जो जानते हैं कि मंदिर से देश का भला नहीं होना है, वो जब भी भला होगा तो इस विद्यालय से होगा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से होगा, वह बिल्कुल चंद्रशेखर के बातों से सहमत है। और ये बातें हो रही हैं, विमर्श हो रहा है कि चंद्रशेखर जी का स्टैंड ठीक है। इससे पहले कि मैं सुशांत सर से सवाल पूछूं, आखिरी क्या मतलब इसी से लगा एक सवाल ये है बैजू सर कि चंद्रशेखर जिस मंच पर खड़े हैं, जिस ओहदे पर हैं, तो वो एक पार्टी में है जी, और जब वो पार्टी में है तभी तो शिक्षा मंत्री हैं। तो राजनीतिक नफा नुकसान का बिना आप आकलन की अगर कुछ बोलते हैं तो जाहिर है कि पार्टी जो है आपके खिलाफ बोलेगी, आपके खिलाफ बातें करेगी, या हो सकता है आपको हिदायत दी जाए, या आपको हो सकता है कि आपके विचारों से सहमति न जताई जाए। तो क्या फिर जो है ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला, या पार्टी पीछे से बैकअप देती है कि आप बोलते रहिए? आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य हों या फिर चंद्रशेखर हों, अपनी पार्टी में ही ये लोग एक अकेली आवाज के तौर पर सामने आते हैं। वैसा ही चंद्रशेखर का भी हाल है। तो आपको देखना पड़ेगा कि पार्टी की क्या लाइन है, या पार्टी ने ही आपको छूट दे रखी है? पार्टी अभी टेस्टिंग मोड में है, जो मेरी अपनी समझ है कि आरजेडी अभी टेस्टिंग मोड में है। वह नफा नुकसान पर नजर बनाए रखी हुई है, और उनको जैसे ही लगेगा कि अगर चंद्रशेखर के बयान से बेनिफिट मिल रहा है तो वो चंद्रशेखर के बयान का सपोर्ट करेंगे, और लगेगा कि नहीं इससे नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा, तो वो चंद्रशेखर को पार्टी से बाहर निकाल। ये क्लियर कट बात है। तो ये तो जी, हेलो, हाँ सर, हाँ हेलो, सुशांत जी को बोल रहा हूँ, वो अनम्यूट करें अपने आप को। जी आपकी। तो सर स्वागत है आपका। पहली बार हम बातचीत कर रहे हैं और जो है अच्छा लगा कि आप जुड़े। मेरा सवाल यही है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने बोला है कि मंदिर का रास्ता जो है मानसिक गुलामी का रास्ता है। यूपी में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते रहते हैं हिंदू धर्म के आडंबरों के खिलाफ, तमाम चीजों पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ती है। चंद्रशेखर को भी जो है राजनीतिक रूप से जो आलोचना झेलनी पड़ रही है। सुशील मोदी तो ये कह रहे हैं कि
आरजेडी खुलकर बोले कि उसे मंदिर जाने वालों का वोट नहीं चाहिए। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? जो यूपी बिहार की राजनीति है, इसमें ऐसी आवाजों के लिए जगह है? देखिए, इसको, यह तो धर्म राजनीति का मसला नहीं है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से इसको राजनीति का मसला बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले जो धर्म की बात हो रही है, कि जैसे सुशील कुमार मोदी की आपने बात की कि उन्होंने कहा कि जो इनसे जाकर वोट नहीं मांगे, तो ये कैसे संभव है? हम धर्म, जो बहुजन समाज है वह अभी भी धर्म को मानता है, और वह अपने बताए हुए, दूसरे के बताए हुए रास्ते को वह स्वीकार करता है, मानता है। अब उसको जब तक उसको एक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जो हम और आप समझ रहे हैं जिस बात को, इस बात को जब तक हम उसे ट्रेंड नहीं करेंगे, तब तक वह उन लोगों के तरफ घूमते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनकी बातों को समझते रहेंगे। तो उनको रोका नहीं जा सकता है। रोकने का तरीका है सोशल रिफॉर्म, और सोशल रिफॉर्म आएगा ट्रेनिंग से, प्रॉपर ट्रेनिंग। जो समाज के लोग, जो फूले को, अंबेडकर को, पेरियार को उनके बीच लेकर जाएंगे और उनको समझाएंगे, बताएंगे, तब उन्हें ये बात समझ में आएगी कि उनके लिए मंदिर अधिक अहमियत रखती है या संविधान। जब वो मंदिर और संविधान में अंतर समझ पाएंगे, तब तब वह जब डिसीजन जो लेंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज चंद्रशेखर जो कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं, उनकी बातें जड़ों तक नहीं पहुंचती है। यह हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, हम सबको स्वीकार करनी चाहिए। उनकी बातें, वो कुछ चंद प्रगतिशील लोग जिन तक बातें पहुंच पाती है, हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इस पैनल में बैठे हुए लोग इस बात को समझ रहे हैं कि चंद्रशेखर ने जो कहा है वह बातें बहुत सही है, बहुत हद तक सही है। लेकिन आम जनता इस बात से नहीं जुड़ पाती है। जब आम जनता इस बात से नहीं जुड़ती है, तो कोई भी दल, जो राजनीतिक दल जिसको चुनाव जीतना है, वह स्वाभाविक है कि उनके साथ नहीं जाएगी। वह आरजेडी हो, सपा हो, कोई भी दल हो। तो जन भावना जो है वह, चूंकि अशिक्षा है वहां, उस अशिक्षा को दूर जब करेंगे, तब उन्हें बात हम समझा पाएंगे कि आपके लिए धर्म से ज्यादा अहमियत आपका संविधान है, आपका रोजगार है, और आपके तमाम जो व्यक्तिगत हित है या सामाजिक हित है। जी, एक सवाल जो है ये भी है कि जो यूपी बिहार है, उसमें अगर आप देखें तो चाहे कांवड़ ढोने वाले हों, चाहे धर्म के नाम पर जो है भगवा लहराने वाले लोग हों, उसमें बड़ी संख्या जो है दलित पिछड़ों की है। तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, जो अभी सुशांत सर ने बात की कि राजनीतिक रूप से जो है सामाजिक सुधार और एक तरीके से मूवमेंट चलाने की जरूरत है। बसपा एक समय ये काम करती थी, लेकिन बसपा ने भी अब उस काम से जो है पीछा छुड़ा लिया है। संतोष सर, जो है आपको लगता है कि बिहार में कोई ऐसी पार्टी है जो जमीनी स्तर पर ये काम कर रही हो कि अपने वोटरों को जो है जागरूक किया जाए? अभी जदयू और राजद ने शुरू किया है। अगस्त से जदयू ने कर्पूरी चर्चा करके हर जिले में, प्रखंडों में उनकी टीम गई है, लगातार कार्यक्रम किया है, और कर्पूरी जी के बहाने जो सोशल जस्टिस का या बाकी चीजें हैं वो बताना शुरू किया है। राजद ने भी भीम चर्चा करके शुरू किया था, भीम संसद शायद। तो इधर के दिनों में, हाल फिलहाल में 5-6 महीने पहले से जदयू और राजद ने ये काम शुरू किया है। यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन लगभग जिलों में लगभग ये लोग पहुंचे हैं। मेरा अंत में ये कहना है कि जिस एक तरफ राइट जो विंग है, उधर के लोग हैं या पार्टी है बीजेपी, पूरी ताकत झोंक दी है कि पूरी आबादी को, पूरे देश के लोगों को धर्म में धार्मिक बना दिया जाए पूरी तरह से। और जो बहुजनों की जो विरासत है, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज से लेकर कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, तमाम उनकी जो उनके विचार हैं, उनके जो भी किया हुआ है, उसको ढक दिया जाए। अब बचता है जो बाकी पार्टियां हैं, उनको उतनी ही ताकत से सिर्फ चंद्रशेखर और सिर्फ फतेह बहादुर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्टालिन या इस तरह के जो और नेता हैं, उनको नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि इधर के पक्ष के लोगों को, जो बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं, जो पार्टियां हैं,
उनको पूरी ताकत के साथ वैज्ञानिकता, तार्किकता की बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो बात झंझारपुर में कही वो हवा में नहीं कही। उन्होंने अभी 2-3 लाख जो नौकरियां दी है शिक्षकों को, 2-2.5 लाख नौकरियां, अभी 6 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटा है खिलाड़ियों को, 71 या 81 खिलाड़ियों को। ये बिहार सरकार में इतना अच्छा काम हुआ। मुजफ्फरपुर के 5 लड़के लड़कियां, गरीब मजदूर के बच्चे जो अभी बीए भी नहीं कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। मैं अभी कल मिला था, तुर्की एक जगह है वहां रग्बी फुटबॉल खेलते हैं। 50 से अधिक, मतलब 100-150 के आसपास वहां आसपास के लड़के लड़कियां रग्बी खेलते हैं। सब दलित और पिछड़े समाज के हैं। और 3 लड़कियों को दरोगा पद के लिए वो नियुक्ति पत्र मिला है। ऐसे 71 या 81 हैं। ये तो बिहार में ये किया जा रहा है ना। और शिक्षकों को, इसके पहले पुलिस में भर्ती, आज के डेट में देखिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को, मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच, सबके जो मानदेय है उसको दुगना किया गया है, बढ़ाया गया है। तो ये सरकार जो काम कर रही है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार, वो नौकरियां बांट रही है। वो लोगों के, गरीबों के या तमाम, इसमें बहुत वो भी, उनके परिवार के लोग भी खुशहाल होंगे नौकरी पा करके जो बीजेपी को वोट देंगे या जो राइट विंगर्स है। तो यह सरकार नौकरियां दे रही है लगातार, मानदेय बढ़ा रही है। जो नियोजित शिक्षक थे 4 लाख के 4.5 लाख, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसका बेसिक स्केल 10,000 के आसपास था या 15,000, उसका बढ़ाकर 25,000 करने किया जा रहा है। तो यह सरकार लगातार काम कर रही है। और आपको बता दें कि सिर्फ बिहार नहीं, देश के तमाम जगहों से आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और लाखों परिवार, लाखों घरों में जो दिया, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि 22 तारीख को दिया जलाइए सभी लोग। मैं तो पूछता हूं कि उन गरीब के घर में जाकर 22 तारीख को पूछा जाना चाहिए कि आज आपके चूल्हे जले हैं कि नहीं, आप भरपेट भोजन खाया है कि नहीं। जिस दिन राम जी आएंगे और दिया जलाया जाएगा, दिवाली मनाने की बात हो रही। असली दिवाली तेजस्वी और नीतीश की सरकार मनाने के लिए उनको नौकरी दे रही है। लाखों ऐसे परिवार है सर। तो तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो हवा में नहीं कहा है। सिंचाई, दवाई, कमाई की बात की थी और उस पे लगातार काम हो रहा है। आज का अखबार बिहार का उठाकर देखिए, कितने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पंच, सरपंच, सबके मानदेय दोगुने कर दिए। जिसका 3,000 था उसका 6,000, जिसका 2,500 था उसका 5,000। तो घरों में पैसे आएंगे तो दिए जलेंगे और दिवाली मनेगी। और खाली हाथ राम जी आएंगे, भाई राम जी आएंगे अच्छी बात है, श्रद्धा की बात है, समान सी बात है, मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा हो तब बात खत्म। पूरे अक्षत बांटा जा रहा है। यहाँ तो मुजफ्फरपुर में ऐसी भी सूचना मुझे मिली कि अक्षत अयोध्या से नहीं, यहाँ एक नेताजी के यहाँ चावल खरीद करके वहां से हल्दी उल्दी लगा करके बांटा जा रहा है। ये मुझे सूचना मिली। ऐसी भी चीज है, लाखों टन चावल बर्बाद होगा, लाखों, मतलब पूरा फंड का, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और 22 तारीख को जाके देखिएगा उन घरों में जो झोपड़ियों में आज भी है, जिनकी कमाई नहीं है, उनके घर में दिए कैसे जलेंगे। जो 5 किलो अनाज पर जीने वाले लोग हैं, उनके घर में दिए कैसे जलेंगे, घी के दिए जलेंगे। ये सवाल है प्रधानमंत्री से भी और बाकी उनसे भी, जो इधर नौकरी बिहार सरकार नौकरी बांट रही है और यूपी में मोदी सरकार अक्षत बांट रही है, रोली और चंदन बांट रही है। किससे खुशी मिलेगी? तो बात तो तेजस्वी यादव ने सही कहा और वही बात इन्होंने आगे बढ़ाया, चंद्रशेखर ने या बाकी लोग जो बोल रहे हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि इधर के लोगों को एक नहीं, लगातार। अब बताइए, राम की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई जा रही, जो राम की पूजा सिर्फ आस्था और श्रद्धा का सवाल है, उनसे गरीबों को ना रोजी रोटी नौकरी कुछ नहीं मिलनी है। इधर तो खुशियां मिलेंगी। तो जो पेरियार, साहू जी महाराज, कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों ने जो लगातार बहुजनों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, सम्मान के लिए गरिमा दिलाया, उनकी मूर्तियां, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाकर, मूर्तियां छोड़िए, उनके आदर्शों को, उनकी सोच विचार को, उनके लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए बहुजनों की जो सरकार है, बहुजन नेतृत्व वाली सरकार, उसने काम क्यों नहीं किया? ये सवाल इस सरकार से भी है। बिहार में इतने साल से नीतीश, तेजस्वी, लालू की सरकार रही, बहुजन ठीक है बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, और करना चाहिए। जैसे आज मोदी जी से सीखिए ना, पूरी ताकत झोंक दी है राम मंदिर के लिए। तो वैसे कबीर के राम के लिए भी तो इन लोगों को काम करना चाहिए।
रैदास के राम के लिए भी तो लालू प्रसाद से लेकर जो भी बहुजन यूपी में मुलायम सरकार रही है, सबको उसी ताकत से करनी चाहिए। किया है, बहुत काम किया है, इसी वजह से आज दलित पिछड़ा समाज बोल रहा है। लेकिन मोदी जी से सीख करके इधर के नेताओं को पूरी ताकत लगानी चाहिए, तार्किक बातें, वैज्ञानिक बातें और अंधविश्वास से समाज को निकाल लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और जो सुशांत सर ने कहा कि प्रशिक्षण की बात, वो प्रशिक्षण देना चाहिए। बीजेपी क्या करती है, वो सरस्वती शिशु मंदिर बनाकर दिमाग मानसिक उनको मानसिक रूप से ये धर्म का पूरा वितंडा खड़ा करके और उसको दिमाग में घोल चढ़ाया जाता है धर्म का। तो इधर के लोगों को भी ये करना होगा कि वैज्ञानिकता क्या है, तार्किकता क्या है, और मंदिर मस्जिद से निकल करके कैसे हम विज्ञान की तरफ जाएं, तर्क की तरफ जाएं, तभी नौकरियां और खुशियां भी मिलेंगी। जी, आपने अच्छी बात कही, और जो आपने पॉइंट की ओर इशारा किया कि बिहार में नौकरी मिल रही है और यूपी में जो है मंदिर का घंटा है, आप जो है मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, घंटा बजाइए। बैजू सर, जो है बिहार की राजनीति में जो है मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है राम मंदिर को, लौकुश यात्रा निकाली जा रही है, अक्षत बांटा ही जा रहा है, और जो मुजफ्फरनगर का हाल बताया संतोष जी ने वो भी है। क्या आपको लगता है कि बिहार में मंदिर पर वोट पड़ेगा कि नौकरी पर वोट पड़ेगा? लोगों का रुझान क्या है ग्राउंड पे? जी देखिए, बिहार में पूरी ताकत के साथ जो है भाजपा जो है लगी हुई है राममय करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन चूंकि बिहार समाजवादियों का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दोहरा चुका है। यहाँ 1992 में आडवाणी जी के रथ रोके गए हैं, तो इस बात से तो स्पष्ट पता चलता है कि जो वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, शायद वो सफल हो, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, लेकिन पूरी कोशिश है, पैसे भी बांटे जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद भी फैलाए जा रहे हैं, लगातार कोशिश हो रही है मीडिया के माध्यम से, संचार माध्यम के माध्यम से, और वो क्या कहते हैं कि उनके राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो अनुसांगिक संगठन है, वह भी लगे हुए हैं, पूरी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन यहाँ के लोग, कम से कम बिहार के लोग, राजनीति के मामले में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रबुद्ध है और अपना हित और अहित दोनों ही अच्छी तरह से समझते हैं। तो लगता नहीं है कि बिहार में बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी बहुत कुछ भाजपा को हासिल होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज और भी है कि जो इनकी यात्रा चल रही है, सुशांत सर अभी है नहीं, तब तक जो है इस सवाल का जवाब आप ही दीजिए कि जो बिहार में यात्रा चल रही है उसमें कुर्मी और जो कुशवाहा वोटर है उस पर खास तौर पर फोकस है, अति पिछड़ों में जो है। आपको लगता है कि जो बीजेपी अति पिछड़ों पर फोकस कर रही है, तो अति पिछड़े जो है उधर जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे बिहार में? बिहार में एक तो कोशिश कर चुके हैं, चूंकि कई जातीय समूह का वो राजनीतिक दल खड़ा करवा चुके हैं भाजपा। और इसका ये एक कमजोरी तो है, एक कि थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन जितना नुकसान करना चाहेंगे लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी को भी देखा है और मांझी जी को भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं अच्छी तरह से, या चिराग पासवान को भी देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो लोग समझदार हैं और इनके बहुत जाल वाल में फंसेंगे नहीं। हाँ, ये पीछे से भाजपा की मदद करेंगे थोड़ा बहुत, जहाँ कांटे की लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, वहां भाजपा की मदद करते नजर आएंगे। सर, जो है आखिरी सवाल ही है, और एक तरीके से आप इस डिबेट को समराइज कर दीजिएगा कि मैं ये देख रहा हूँ बिहार में तो चलिए नीतीश और तेजस्वी की सरकार है, तो नौकरी का मुद्दा है, रोजी रोजगार का मुद्दा है। सर, मैं ये सुशांत सर से पूछ रहा हूँ बात कि ये बताइए कि यूपी में एक बार फिर से खतरा है कि जो दलित पिछड़े हैं वो धर्म का नशा उन पर चढ़ा दिया जाए, धर्मांधता और मंदिर देवता
इन्हीं सब चीजों में उन्हें उलझा दिया जाए। जो काशीराम जी ने राजनीति शुरू की थी, अपनी जी सभाओं में संविधान बांटने की, और जी जी जिस तरीके से जो है आप देखिए अयोध्या मूवमेंट के दौरान मुलायम सिंह ने जो स्टैंड लिया था, उस स्टैंड को अगर हम देखें, उसके बाद जो है एकदम यूपी की राजनीति बदल गई है। आज खतरा इस बात का है कि सबको जो है राम के रंग में रंग दिया जाए। सुशांत सर। देखिए, तो बिहार से तो यूपी के जो विपक्ष के लीडर हैं उनको तो सीखने की जरूरत है अभी, क्योंकि ठीक है, विपरीत परिस्थिति है, धर्मांता है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है पूरे भारतवर्ष में कि कोई भी पार्टी अब धर्म के विरोध में जाने या धार्मिक जो ये पाखंड है उसके विरोध में जाने का नाम नहीं ले रही है। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर में कोई भी दल हो, वो विरोध में, या फिर कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, कोई किसी का भी नाम ले लीजिए, सब किसी न किसी तरह से इस धार्मिक पाखंड में खड़े होने का प्रयास करते हैं। एक आध मौर्य जी को छोड़ दीजिए, चंद्रशेखर को छोड़ दीजिए, एक आध दो को छोड़ दीजिए, तो सब कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रहे हैं। अब बात है कि यह स्टैंड लेने की जरूरत है, जो काशीराम ने लिया, जो मुलायम सिंह ने लिया, जो लालू यादव ने लिया, जो वर्तमान में स्टालिन ले रहे हैं, वैसे स्टैंड लेने की आवश्यकता है। और जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, एक मजबूत स्टैंड नहीं लेंगे, जनता को विकल्प नहीं देंगे, तब तक मुश्किल है, ढुलमुल रवैया से चुनाव नहीं जीती जा सकती। और जब ऑलरेडी कोई धार्मिक खेल में बहुत मजबूत खिलाड़ी है तो आपके पास कोई क्यों जाएगा, यह स्वाभाविक है। इसलिए जो जो भी विपक्ष के लोग हैं बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में या कहीं भी, उनको जो उनकी अपनी जो नीति है उस नीतियों पे एकदम स्ट्रांग रूप से खड़ा होना पड़ेगा, स्ट्रांग मैसेज अपने लोगों के बीच में देना पड़ेगा। तब स्वाभाविक है कि लोग उनके पक्ष में भी खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि अक्षत बांटा जा रहा है, इस अक्षत में सारे लोग इसमें समाहित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिस बात से विचलित हैं और सोच रहे हैं। तो वैसे सुशांत सर की आवाज चली गई है, और मुझे लगता है कि अब इस डिबेट में जो है इसकी आवाज आ रही समाप्ति है। कर। हाँ सर, बोलिए। विकल्प के लिए जब जनता को, जब धर्म के बहलावे फुसलावे में जनता पड़ी हुई है, तब विकल्प हमारे नजर आता है, वह रोजगार है। वह विकल्प रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इन सब क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। जहां भी सरकारें हैं, विपक्ष की दलों की सरकार है, वहां रोजगार दें लोगों को, जैसे कि तेजस्वी सरकार कर रही है। उस तरह के लोगों को, जो लोगों के जीवन से संबंधित जो वास्तविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाए। जब तक उन मुद्दों का चयन नहीं करेंगे, उनके साथ स्ट्रांग मैसेज नहीं देंगे जनता के बीच में, तब तक रिवाइव करना किसी के लिए भी मुश्किल है। हम उसी फील्ड पर जाकर नहीं खेल सकते हैं। अगर उसी फील्ड पर लोग खेल रहे हैं तो यह उनकी कमजोर कड़ी है। सुशांत सर, जो है आप बात जो है आपने बड़ी दिलचस्प कर दी, तो मुझे लगा कि इस पर जो है जोड़ा जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है, उस पीडीए में जो ए है, ए फॉर जो है अगड़ा हो जाता है, ए फॉर अल्पसंख्यक हो जाता है, ए फॉर जो है आदिवासी हो जाता है। आप जो है ये अभी पिछले दिनों देखा होगा आपने कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो है एक तरीके से फिर से शुरू किया गया, अगड़ा वोटर को ध्यान में रखते हुए। तो जब ये आप बार बार गोल पोस्ट बदलते रहेंगे, कभी अल्पसंख्यक, कभी अगड़ा, कभी आदिवासी, तो ये मुकाबला तो आप नहीं कर पाएंगे ना। ये ये बिल्कुल बात अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझ में आती है? स्वाभाविक है। आप बिल्कुल एकदम स्वाभाविक प्रश्न है। आप ये ढुलमुल रवैया है। आप जिनकी राजनीति कर रहे हैं, वह आपको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है कि जिनकी राजनीति कर रहे हैं उनके साथ एकदम आप मजबूती के साथ खड़े रहें। यह भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी वैज्ञानिक हो, अतार्किक हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे यह बात तो सीखने योग्य है कि जिस मुद्दे पर वह है, वह उसका मुद्दा क्लियर है और उस पर खड़ी एकदम जोर शोर से बात करती है और काम करती है। यही काम विपक्ष के लोग नहीं कर सकते। वो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर उनको हो सकता है कि विश्वास की कमी हो, जो विपक्ष के नेता है उनमें विश्वास की कमी हो कि शायद इसके माध्यम से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जीते नहीं जीते अपने पक्ष पे खड़े रहेंगे, अपने
जो उनका जो तर्क है, जो सिद्धांत है, जो नीति है, उस पर मजबूती से खड़े रहेंगे तो वही एक मात्र विकल्प बन पाएंगे। यह बात उनको सोचने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव अपने पिताजी से ही सीख लें, जिन्हें जिंदगी भर जो है मुल्ला मुलायम कहा गया, लेकिन वो अपने वोट के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े रहे। और एक खतरा तो है यूपी में कि धर्म की जो लहर है वो बहुत मजबूती से चल रही है। उसमें जो है अगड़ा पिछड़ा और दलित जो है किसी की पहचान करना मुश्किल है। हालांकि जो है गर्भगृह में जाने की इजाजत कुछ खास लोगों को ही होगी, और स्वामी प्रसाद मौर्य हों या चंद्रशेखर हों, जो लोग बातें कर रहे हैं उन बातों को अगर कोई सुनता है और सार्वजनिक तौर पर बोलता है तो उसकी आलोचना होती है कि जो है आप धर्म की बात, मतलब धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, देवता के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन रोजी रोटी का सवाल जो है वो सबसे बड़ा है। एक भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है, और इस धर्म के आगे कोई धर्म टिकता नहीं। जो भी साथी जुड़े, सब लोग, सबका धन्यवाद। बहुत सारे जो हमारे दोस्तों ने जो है इस वीडियो को जो है, शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, फिर हमने इसको दोबारा शुरू किया। सुशांत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष जी और बैजू सर चले गए, उन सबका भी शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।